मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हों, चाहे वो तैयारी के बच्चे हों, चाहे वो 10th के बच्चे हों, चाहे वो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हों, तो सभी के लिए देखिए डिस्टेंस ये जो बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज है वो तैयार की गई है और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए विशेष रूप से बनाया गया है। ठीक है, लेकिन है ये सब जगह पर इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपके देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आजकल पूछे जा रहे हैं कि वो कम्पिटेटिव में भी आपके बहुत ज्यादा काम देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला देखिए रजिस्ट्रेशन हम लोग का प्रश्न क्या है। तो प्रश्नों की सीरीज में बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा आप लोग के लिए मोटिवेशनल सॉन्ग हो जाए। ठीक है, जैसे रेगुलर होता है, थोड़ा सा आप मोटिवेट होते हैं चैनल के प्रति भी। ओ बच्चों रे, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना। ओ बच्चों रे, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना। स्कूल के कमरों में, कोचिंग की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना। ओ बच्चों रे, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना। ठीक है डियर, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग के बिना क्या पढ़ाना, जब विद्यार्थी के बिना है शिक्षक का महत्व कैसा। तो ठीक है डियर, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये जो सीरीज है महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो सेशन चल रहा है, यह आपके साथ आपके साथियों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासमेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पर उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि टॉपरों की लिस्ट में जाना चाहते हैं और इकोनॉमिकल वीकर है, जिनकी की तैयारी पूरी तरीके से साल भर देखा जाए तो ढंग से नहीं हो पाई है। तो डियर देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या पहला जवाब का है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो डिस्टेंस का उत्तर देखिए क्या वन लाइनर मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, बहुविकल्पी में भी ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इस नाम को याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में किसे याद किया जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को याद किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और पूछने की इसकी संभावना बनी हुई है। अगर ये आपकी लाइफ में बहुत काम देने वाला डिस्टेंस, ये जो प्रश्नों की सीरीज है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना, अभी मान लीजिए नहीं आया आपको तो कहेंगे कि अरे बोर्ड एग्जाम में जो बनाया सर नहीं आया, लेकिन डिस्टेंस इसका आपको कहाँ मिलेगा, इसका फल इसका आपको खुद भी नहीं पता है। ठीक है डिस्टेंस, लेकिन इसका परिणाम आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो डिस्टेंस ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि चंद्रगुप्त रहे हैं। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आया था, मेगास्थनीज आया हुआ था ना। तो मेगास्थनीज के द्वारा ये देखिए इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो इंडिका की बात की गई थी जब वो आया हुआ था यहाँ पर व्यक्ति, तो मेगास्थनीज ने यहाँ पर रह के देखिए इंडिका के बारे में, इंडिया के बारे में जाना उसने, और उसने यहाँ पर देखा कि शासन कैसे है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को और इंडिया के साथ जोड़कर उसने जो रचनाएं की थी उसी में, उसी पुस्तक का नाम है क्या, इंडिका। तो ये किसके द्वारा की गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी ट्यूशंस। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2 भी। आप खुद देखेंगे तो खुद डिसाइड करिएगा कि नहीं वास्तव में सभी जो प्रश्न सर आज देखा बता रहे हैं तो ये प्रश्न कैसे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम लोग, आइए अब आपके तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का क्रम सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात होती है जब, यदि क्वेश्चन ये ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। तो यहाँ ऋग्वेद लिख दिया गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ऋग्वेद हो जाएगा ना। तो ऋग्वेद में होता है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है डिविशंस, तो ये ऋग्वेद में लिखा गया। और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में भी वर्ण वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद है भी ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज्यादा। प्रश्न संख्या 3, और देखिए ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ न कुछ रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा गया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। देखिए डिस्टेंस जो ये व्रत रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, जानते ही हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में या तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में, तो इसके जो महान व्यक्ति रहे हैं जो कि इसको आगे की ओर लेकर गए हैं, बढ़ाए हैं। तो देखिए यहाँ पर महाव्रत जो है, महाव्रत जोड़ा गया था जो यहाँ पर महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था, वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य को उन्होंने अलग से इसमें जोड़ दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि महावीर स्वामी व्यक्ति जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे रिलेटेड ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो भी बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पांचवा आपका प्रश्न क्या है, किताब उल हिंद की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो उत्तर
इसका डियर जो उत्तर हो जाएगा वो देखिए अरबी भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? अरबी भाषा में किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किताब उल हिंद की जो रचना की गई थी वो अरबी भाषा में की गई थी ना। पहले देखिए बड़ा ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा होता था, हिंदी को संस्कृत, संस्कृत को फिर उर्दू में, उर्दू को फिर हिंदी में, तो उर्दू को फिर से अरबी भाषा में, तो फारसी भाषा में, तो ये सब बहुत रूपांतरण बहुत ज्यादा हुआ है। छठवें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखिए छठवां आपका प्रश्न क्या है। छठवां हम लोग का प्रश्न जो है यहाँ पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है इंपॉर्टेंट है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला दिल्ली की सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो उसका नाम क्या था डिस्कस? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश को आगे बढ़ाने में मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट डिस्कशन। बढ़ते हैं हम लोग सातवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। ये तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी डिस्कशन कहाँ पर है? हम्पी में है। कहाँ पर है? हम्पी में थी। ठीक है, और ये विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों द्वारा की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर ये इससे रिलेटेड जो है आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। विजयनगर से कोई ना कोई चीजें होती हैं। किसके शासनकाल में? देखिए विजयनगर जो था वो चरमोत्कर्ष पर था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा डिस्कशन से एक बार। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अब आठवें आपके प्रश्न की ओर। तो आठवां देखिए प्रश्न क्या है डिस्कशन। मुगल काल में जब्ती प्रणाली में राजस्व कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता था? मुगल काल में जब्ती प्रणाली में राजस्व कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता था? तो डियर जो राजस्व प्रणाली में देखिए, जब्ती प्रणाली में जो राजस्व था वो कितने वर्षों के लिए निर्धारित था? वो 10 वर्षों के लिए था। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन को लेकर अपने, और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सभी जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, तो इसे क्लासमेट में भी अपने शेयर जरूर कर दें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को भी 950 690 2 7 तो उस नंबर को भी सेव करके मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके साथ जो होगा रहूंगा वो सदैव मैं साथ दूंगा आप लोगों का। उसमें क्या है, आप लोग का जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या आप कभी 10th में तो 12th में जाएंगे, 12th में तो आप बीए में जाएंगे, तो वहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प आप इस चैनल से ले पाएंगे। और उसके साथ ही साथ जब कभी तैयारी भी कोई आप करेंगे तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सेशन तैयार किया जाता है ताकि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, इसे जरूर जो मैंने नंबर दे रखा है उसे सेव करिए और अपने पास और सब्सक्राइब करके रखे रहिए चैनल को, क्योंकि यह आपके जब भी आप कभी उन्नति की शिखर पर पहुंचेंगे तो यह चैनल आपको हमेशा पीछे की तरफ हमेशा पीछे से आप लोग को बल देने के लिए खड़ा रहेगा और आपको आगे खड़ा कर देगा। ठीक है दोस्तों, और आप अपने उन्नति की शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने इस चैनल पर मेहनत भी होता है आप लोगों के लिए, और लेकिन आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि इस चैनल का लिंक जो है वो अपने क्लासमेट में शेयर जरूर करें, क्योंकि याद रखिएगा यही मेरी फीस भी है। नौवां प्रश्न एडिशन, सुलह ए कुल पूर्व शांति की नीति की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? सुलह ए कुल, जिसे हम लोग पूर्व शांति के नाम से भी जानते हैं, कि नीति की शुरुआत किस मुगल काल के शासन में प्रारंभ की गई थी? तो देखिए अकबर जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। ये मुगल काल में देखा जाए तो सबसे लंबा शासन काल भी लगभग इनका रहा है, और उसके साथ ही साथ ये एकता के प्रतीक के रूप में भी देखिए कई तो ये प्रथाएं इन्होंने हटा दिया था जो कि सही नहीं था। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी देखिए अकबर का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो कार्यकाल दर्शन देखिए, 16 एक कुल पूर्व शांति नीति की शुरुआत जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को तो आपको लघुत्तरी में पूछ सकता है कि ये कौन चीज थी, क्या लाई गई थी, कहाँ पर लागू किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को मैंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा रखा है। आप जाइए हिस्ट्री के पीडीएफ को खोलिए, वहां से आपको मिल जाएंगे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था देखिए जो लागू किया गया था वो लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कार्नवालिस। तो गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस था। ठीक है डियर। 11वां नंबर का प्रश्न क्या है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए मौर्य वंश की स्थापना जो था डियर चंद्रगुप्त मौर्य ने की हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चाणक्य जो इसके गुरु थे उन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी माने जाते हैं ना, चाणक्य को हम लोग नाम नाम देते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और वो अपने गुरु के बड़ी उसका उसके गुरु का बड़ा हाथ रहा है इस शासन को अपनी स्थापना में। ठीक है डियर। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका ये। बढ़ते हैं हम लोग देखिए 12वें प्रश्न की ओर। 12वां हम लोग का प्रश्न क्या है? 12वां हम लोग का प्रश्न है डियर, हरिसेन कवि किस शासक के राज कवि थे? तो समुद्रगुप्त जो डियर है, देखिए समुद्रगुप्त भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम रहा है।
तो जो डियर स्टूडेंट्स नाम रहा है देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहा है। तो हरिशेन जो कवि थे वो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के शासनकाल में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनका नाम आता है ना। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के शासनकाल में ना। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न हो जाएगा, ये समुद्रगुप्त वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 12वां आपका प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आपके 13वें प्रश्न की ओर। देखिए 13वां आपका प्रश्न क्या है, आइए हम लोग फटाफट सेशन को बढ़ते हैं आगे लेकर। 13वां डिविजन देखिए आपका प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? देखिए महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम जो था डिविजन वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। एक आप पढ़े भी होंगे देवदत्त और सिद्धार्थ का जो ना हंस वाली घटना थी कि उसने उसको मार दिया, उसने उसको बचा दिया, तो फिर राजा के दरबार में गए, सुद्धोधन ने निर्णय सुनाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट वो घटना थी, इवेंट्स था। तो महात्मा बुद्ध जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इनको, तो महात्मा बुद्ध इनका नामकरण हो गया। फिर सिद्धार्थ तो लोग भूल गए ना, तो इनका ये नाम याद रखिएगा डिविजन की। ये कभी कभी क्या अक्सर पूछता रहता है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, या कम्पिटिटिव एग्जामों में भी आपके पूछता है। 14वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं डिविजन। निम्न में से किसे इतिहासकार, दार्शनिक, चिकित्सक एवं राजनीतिक के रूप में जाना जाता है? देखिए इतिहासकार, दार्शनिक, चिकित्सक एवं राजनीतिक के रूप में याद किया जाता है डिविजन, तो वो फ्रांसवा बर्नियर को किया जाता है याद। किसको किया जाता है? फ्रांसवा बर्नियर को किया जाता है। फ्रांसवा बर्नियर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि इतिहासकार भी थे, ठीक है, और वो दार्शनिक भी थे, उसके साथ ही साथ वो चिकित्सक भी थे, और वो राजनीतिक भी थे। तो इतनी विशेषताओं को रखने वाले व्यक्ति कौन थे? फ्रांसवा बर्नियर। तो डियर स्टूडेंट्स इनका नाम याद रखिएगा। आपको टिप्पणी के रूप में भी पूछे तो पूछे, अगर लिख दिया जाए अति लघु में या तो 1 नंबर में 2 नंबर में, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में ना, इनके बारे में अच्छे से। बढ़ते हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। देखिए खालसा पंथ की स्थापना में से किसके द्वारा की गई थी? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर खालसा पंथ की शुरुआत जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी ना, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो डिस्टेंस आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए खालसा पंथ होता क्या है। मैं देखिए यहाँ पर जो आपका है ना सिख धर्म की बात होती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्म ये भी है देखिए। और पंजाब में जानते हैं कि पंजाब तो पूरा मैक्सिमम अगर 100 लोग वहां पर है तो 95 लोग तो वहां पर आप लोग को 90 से 95 लोग तो सिख ही होते हैं, सिख ही हैं वहां पर। तो खालसा पंथ की स्थापना हुई है दीरशंस कहाँ पर हुई, किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की थी ना। और ये सिख धर्म के गुरुओं में महत्वपूर्ण गुरु रहे हैं गुरु गोविंद सिंह। और महत्वपूर्ण देखिए कुछ सिख धर्म में भी कुछ घटनाएं जो है इवेंट्स है महत्वपूर्ण रही हैं। किनको कब किसने मारा या किसने कब किस चीज की रचना की थी, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16वां हम लोग का प्रश्न है निम्न में से कौन कबीर के गुरु थे? कबीर के गुरु की बात हो रही है देखिए यहाँ पर। तो कबीर के, और यहाँ पर कबीर की जो रचनाएं थी वो शाकी शबद रमैनी, जानते ही हैं, तीनों तीनों की तीनों बात होती है। तो कबीर के गुरु कौन थे? वो रामानंद जी थे। रामानंद तो यहाँ पर आपने हम देख रहे हैं ना। और यहाँ पर कबीर का शिष्य कौन था? कबीर का एक शिष्य विद्या रहा है डिविशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम रहा है वो। कमेंट बॉक्स में उस शिष्य का नाम बताइए आप हम लोग, आप हमें, या फिर यदि आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप हमें कबीर के शिष्य का नाम जरूर बताइए। टेबल में से कौन कबीर के गुरु रहे हैं? तो उनका नाम क्या है? रामानंद राय डिविशंस। ठीक है, ये 16वां आपका प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17वां हम लोग का प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ पर 17वां हम लोग का प्रश्न जो दिया गया है, विठल मंदिर किस देवता को समर्पित है ना। विठल मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो ये देखिए विष्णु देवता जी को संबंधित है। विठल जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? विष्णु देव जी को समर्पित है ना, ये याद रखिएगा। अति लघु में भी और बहुविकल्पी में भी दोनों के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अब 18वें प्रश्न की ओर। देखिए 18वां का प्रश्न क्या है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो देखिए अकबर के नवरत्नों में देखिए डियर स्टूडेंट्स अबुल फजल का भी नाम आता है। अबुल फजल जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, लेखक कवि के रूप में याद किए जाते हैं अकबर के नवरत्नों में। तो आईने अकबरी की जो रचना थी डियर स्टूडेंट्स वो अबुल फजल के द्वारा ही की गई थी ना। इसमें अकबर की गाथाओं को इसमें किया गया है। तो आईने अकबरी में किसकी रचना की गई है? तो अकबर की गई है। अकबर के बारे में किया गया है, इसमें पूरा लिखा गया है, उनका भी उल्लेख दिया गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल के बारे में अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल कौन थे? तो वो नवरत्नों में एक थे, किसके? अकबर के ना। बढ़ते हम लोग 19वें प्रश्न की ओर। देखिए 19वां हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क ले लीजिए यहाँ पर इसको। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो डिस्कस मुगल वंश की जो स्थापना थी वो बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर के द्वारा किया गया था। किसका स्थापना? मुगल वंश का स्थापना जो था वो बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहा है डिस्कस। देखिए बाबर जानते ही हैं कि जब आए आए हुए थे सब मंगोलो वंश के ना,
उधर से आए, फरगना से आए, ये सभी जो थे वो फरगना के शासक थे, तो वहां से ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो मुगल साम्राज्य जानते ही सब बाहरी हैं। तो फरगना से ये सब कहाँ पर आए थे पहले? तो पहले ये सब आए कहाँ पर आपके, ये अफगानिस्तान में आए। तो फिर अफगानिस्तान से इन लोगों ने चढ़ाई करके फिर ये क्या भारत में सर पहुंच गए ये लोग। फिर इब्राहिम लोदी की सत्ता थी उस समय, तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा भी दिया था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था। फिर वहां से जब ये इब्राहिम लोदी हार गया तो बाबर का जो शासन स्थापित हो गया मुगल वंश का। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इन लोगों ने दृढ़ता से अपनी पैठ जमा ली। तो फिर यहाँ पर इन्होंने अपने शासन को किया है, जो भी 2 साल 3 साल 4 साल, तो वहां पर देखिए शासन देखा गया है मुगल वंश का। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बड़ा दुर्लभ रहता है, बड़ा गजब की चीज होती है डिस्कशंस के हम लोग अपने। पता चला कि अगर आपसे पूछा गया कि आपके दादाजी का, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप बड़े अच्छे से बताते हैं। आपके दादाजी का नाम पूछा जाए तब भी आप अच्छे से बताते हैं, लेकिन जब आपके परदादाजी का नाम पूछा जाए तब भी थोड़ा बहुत आप मेहनत करके बता ही लेंगे। लेकिन आपके दादाजी के दादा, फिर हम लोग दादाजी के पिताजी का नाम पूछा जाएगा या आपके परदादा के, हम लोग अगर एक आध पीढ़ी आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पता चला कि हम गायब हो जाते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पता चला देखिए इन लोगों के, हम लोग के 8 8 10 10, पता चला 15 15 पीढ़ियों को हम लोग को याद रखना पड़ता है। जैसे देखिए इसी का है मुगल वंश का ही देखिए, तो बादशाह है तो बाबर, बाबर जानते ही हैं। बाबर तो मुगल वंश का संस्थापक तो था ही। तो बाबर, बाबर का लड़का कौन है? हुमायूं ना। फिर हुमायूं का लड़का कौन है? अकबर, अकबर का लड़का कौन है? जहांगीर, जहांगीर का लड़का कौन है? औरंगजेब, औरंगजेब का लड़का नहीं, जहांगीर का लड़का कौन है? जहांगीर का लड़का शाहजहां हो गया, शाहजहां का लड़का कौन हो गया? औरंगजेब हो गया, औरंगजेब का। तो ऐसे देखिए कैसे हम लोग याद करते हैं, कितनी 5 7 8 पीढ़ियों में हम लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ अपना तो हम लोग को पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये उपलब्धियां इन लोगों की है, तो इसलिए हम लोग इनको याद करते हैं। हम लोग भी उन उपलब्धियों को बनाएंगे तो हम लोग की भी कुछ पीढ़ी में तो लोग जुट जाएंगे, 2 4 10 पीढ़ियों को, 2 4 5 पीढ़ियों का हम लोग का भी सर्च करें। आप ऐसा काम करिए। देखिए 20वां प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत डियर स्टूडेंट्स जो हुई थी वो मेरठपुर की छावनी से हुई थी ना, 10 मई को हुई थी डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहा है, मंगल पांडे जी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था ना। उन्होंने क्रांतिकारी का जो बिगुल फूका हुआ था वहां पर से, जो कारतूस वाला जो प्रॉब्लम था ना, कि सुअर की चर्बी को जो मुस्लिम पक्ष वाले थे वो लोग नहीं चलाएंगे और गाय की चर्बी को हिंदू नहीं चलाएंगे, जिसका इन लोगों ने विद्रोह कर दिया वहां पर। तो ये तत्कालिक कारण था वहां पर ना, 1857 के विद्रोह का। तो वास्तव में ये शायद जो विद्रोह था वो 31 मई डेट रखा गया था कि 31 मई को 1857 का विद्रोह किया जाएगा, लेकिन ये वास्तव में हो गया 10 मई को। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई को हुई थी, और मेरठपुर छावनी से हुई थी विशेष ना। और मंगल पांडे जो थे इस देखा जाए तो विद्रोह के प्रमुख नायकों में याद किए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का सेशन। आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए कहीं से भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यह आपको बहुत ही काम देगा जब पूरे के पूरे सेशन में आपका जब भी रहें, चाहे आप हाई स्कूल में रहें, चाहे आप इंटर में रहें, चाहे आप ग्रेजुएशन में रहें, चाहे उसके अलावा आप चाहे तैयारियों को क्यों ना करते रहें। तो ड्यूरेशन से इस चैनल से जुड़िए खुद भी और लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो होंगी आप लोग को फ्री में अवेलेबल मिल रही हैं, तो उसका लाभ उठाइए डियर स्टूडेंट्स। और मेरे हेल्प ग्रुप पे यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो ओनली शेयर माय वीडियोस। तो आप लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी स्टडी का जो माध्यम बनता है डियर, तो वो कहीं ना कहीं से क्या होता है आपका, शेयरिंग ही होता है। तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसे डियर स्टूडेंट्स मेरे हेल्प ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। और कल आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर है, तो उसमें डिस्कशन जो मेरा पीडीएफ मैंने बना रखा है आप लोग के लिए, जो मैंने आप लोग के लिए 40 42 लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करा रखे हैं, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लीजिएगा। वहां से दीर्घ उत्तरी पर भी मैंने बात किया हुआ है, लघु उत्तरी पर भी बात किया हुआ है, अति लघु पर भी बात किया हुआ है, और बहुविकल्पी पर भी बात किया हुआ है। तो सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा डिस्कशन, वो सभी के सभी जो प्रश्न है वो आप ही के लिए हैं और इम्पोर्टेंट है। कहीं बाद में ना हो कि ऐसा कि प्रश्न छूट जाए तो फिर बाद में आप लोग कहेंगे कि अरे सर इतने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को तो हम देख ही नहीं पाए थे। तो बाद में ना करें आप लोग को डिस्कस, तो इसके लिए आप लोग उन प्रश्नों को देखकर जरूर जाइएगा ना। और साथ ही साथ दूसरे को भी लाभ देते रहिए डिस्कस, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं इस चैनल पर वो आप लोगों को अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो उसका आप खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित करिए। क्योंकि याद रखिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इन ये हम लोग की भारत भूमि जो है इसी सद्भावना पर रही हुई है। तो डियर फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर करिए। और डीजे सर चैनल का जो परिवार है उसको हम लोग को इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन जाते जाते वो 1 लाख तक पहुंचा देना है। और जो भी आपके भाई बहन हैं, चाहे वो 9th में हो चाहे वो क्या हो 11th में, तो उनको भी बता दीजिए जो बोर्ड में जाने वाले हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।